A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या लिखा है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चार्ल्स के नियम पर। तो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। तो यह आधारित है चार्ल्स के नियम पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लर्न करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन यहां पे है कि आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का मान निर्भर करता है। यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहां पे है कि आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का मान निर्भर करता है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है गैस की प्रकृति पर, ऑप्शन बी दिया है गैस की मात्रा पर, ऑप्शन सी दिया है गैस के दाब तथा आयतन पर और ऑप्शन डी दिया है गैस के ताप पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गैस के दाब तथा आयतन पर। यानी आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का मान निर्भर करता है गैस के दाब तथा आयतन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आदर्श गैस समीकरण होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछ लिया जाएगा आदर्श गैस समीकरण होता है और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आपका यह भी रहेगा PV इज इक्वल टू nRT। तो आपको यह इक्वेशन अच्छे से लर्न कर लेना है। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT होता है। यह भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? PV इज इक्वल टू nRT। अब यहां पे P क्या होता है? P से हमारा मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। तो P से हमारा मतलब हो जाएगा प्रेशर यानी दाब। फिर इसके बाद यहां पे V लिखा है। V से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? V से हमारा मतलब यहां पे होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो V से हमारा मतलब वॉल्यूम यानी आयतन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पे N लिखा हुआ है। N से हमारा मतलब हो जाएगा गैस के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा? गैस के मोलों की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पे R लिखा है। R से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? R हमारा यहां पे गैस नियतांक है, यानी गैस कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लास्ट में आपका यहां पे T लिखा है।
टी से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, टी से हमारा मतलब हो जाएगा टेम्परेचर यानी ताप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गैस के दाब तथा आयतन पर। और एक क्वेश्चन आपसे यहां से ये पूछा जा सकता है कि आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करवाया और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात कीजिए। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस पैटर्न के, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहां पे है कि ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। अगर यहां पे केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ होता तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाता, और इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाता है, फॉर्मूला नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है कि ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात कीजिए। अगर आपको ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला पता है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूं। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, क्या होता है, C6H12, फिर लास्ट में आता है O6, ये मैंने आपको कई बार बताया है। अब इसी की हेल्प से हम यहां पे ग्लूकोज का अणु भार निकाल लेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है फॉर्मूले में, C6 लिखा है। C से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, C से हमारा मतलब होता है कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, परमाणु भार कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 6, और ठीक इसी का दोगुना इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट होता है, कितना होता है, 12 होता है। अब कितने कार्बन यहां पे हैं, 6 कार्बन है ना, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, C6 की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं 6 × 12। 12 क्यों लिखा, क्योंकि 12 ये जो होता है ये कार्बन का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा। अब यहां पे देखिए H12 लिखा है। H से हमारा मतलब होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 ही होता है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, यानी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं 12 ये, और इनटू में 1 क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। तो यहाँ पे ये 1 मैंने लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद प्लस का साइन, फिर यहाँ पे O है, O6। O से हमारा मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 यानी 16। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है 8, और इसी का दोगुना इसका एटॉमिक वेट होता है 16 होता है इसका परमाणु भार। अब देखिए कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस लगाऊंगा 6 × 16, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 16 क्यों लिखा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक वेट 16 होता है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 12 में तो आपको मिलेगा 72, ये मिल जाएगा। प्लस इसके बाद 12 की मल्टीप्लाई 1 में 12 ही यहाँ पे मिलेगा, फिर प्लस 6 की मल्टीप्लाई 16 में तो आपको मिलेगा यहाँ पे 96। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 72 + 12 + 96, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ऐड करने पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 180 यानी 180। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का अणु भार क्या हो जाएगा यहाँ पे 180, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूला ही नहीं लर्न होता है, फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा ग्लूकोज का, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिले, नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और उसके अलावा आपको एटॉमिक वेट भी पता होना चाहिए, जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व
कर पाएंगे, मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में होते हैं, जब मैं क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करवाता हूं कुछ स्टूडेंट्स को लगता है काफी देर हो रही है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स जल्दी में होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूं। मैं चाहूं तो यही क्वेश्चन आपको यहां पे 30 से 40 सेकंड के अंदर भी सॉल्व करवा सकता हूं, फिर लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता देता हूं कि दोबारा आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि त्रिक के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन है कि त्रिक के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है बर्जीलियस ने, ऑप्शन बी बोरबरी ने, ऑप्शन सी मोसले ने और ऑप्शन डी दिया है डॉबेर राइनर ने। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैंने आपको यह क्वेश्चन एक बार कराया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वहां पे यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डॉबेर राइनर ने। त्रिक के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, डॉबेर राइनर ने किया था। देखिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आपसे त्रिक का नियम नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ वैज्ञानिक का नाम पूछा जाएगा कि किस वैज्ञानिक ने त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये डॉबेर राइनर ने किया था। और यह भी ध्यान रखिएगा जो डॉबेर राइनर है ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, यानी जर्मनी से बिलोंग करते थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। टोटली आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार करवाया हुआ था और कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा करवा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय है, ये आपको यहां पे बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है ये भी बता देता हूं, ताकि आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ सबसे पहले क्या लिखा है, Na2O लिखा हुआ है। तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे, हम केवल Na को लेंगे। ठीक है, मैं यहां से केवल Na को ले रहा हूं। अब ऑप्शन बी में आपका क्या यहां पे लिखा हुआ है, Cl2O7, तो हम यहां पे क्या करेंगे, केवल Cl को लेंगे। मैं यहां पे केवल Cl को ले रहा हूं, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर ऑप्शन सी में MgO है, तो MgO में हम क्या करेंगे, केवल Mg को लेंगे। ठीक है, Mg को मैं यहां पे ले रहा हूं। फिर लास्ट में आपका CO2 लिखा हुआ है, CO2 में केवल हम C को लेंगे, यानी कार्बन को लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इनको यहां पे क्रम से लिख लेते हैं, जैसे ये पेरियोडिक टेबल में व्यवस्थित होते हैं उसी क्रम में हम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा कार्बन। ठीक है, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, नीचे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे आपका क्या आएगा, कार्बन के बाद आपका आएगा Na यानी सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है ना, यही तो होता है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर Na के बाद आपका जस्ट आएगा Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है। क्रम से मैं लिख रहा हूं, जैसे ये पेरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं ये एलिमेंट्स, वैसे लिख रहा हूं। और Mg के बाद सबसे लास्ट में यहां पे क्या आएगा आपका Cl यानी क्लोरीन, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी आवर्त में, ठीक है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या बताया, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। तो देखिए हम यहां पे लेफ्ट से राइट तक होते हुए चले जाएंगे, तो जो एलिमेंट यहां पे सबसे राइट में है वही आपका सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा। तो यहां पे Cl आ रहा है सबसे राइट में, ध्यान रखिएगा, Cl आ रहा है यानी क्लोरीन, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी हो जाएगा Cl2O7। कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहां पे आपको पूरा लेने की जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ एलिमेंट्स को यहां पे ले लिया हमने। जैसे पहले Na2O था तो यहां पे केवल Na को लिया, Cl2O7 केवल Cl को लिया, MgO में Mg को लिया और CO2 में C को लिया। और कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यानी लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण, जो अम्लीय गुण होता है वो बढ़ता है। तो देखिए हम यहां पे लेफ्ट से राइट में जाएंगे, जो एलिमेंट यहां पे सबसे राइट में है वही तो आपका यहां पे सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, वही ऑक्साइड आपका यहां पे सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा। तो देखिए हमने यहां पे केवल एलिमेंट को लिखा हुआ था, इसी से हमें पता चल गया करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी Cl2O7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, यहां पे पूरा लेने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, सिर्फ यहां पे Na को लिया, Cl को लिया, फिर इसके बाद Mg को लिया और फिर C को लिया। सबको हमने यहां पे अरेंज कर लिया जैसे ये पेरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं। सबसे पहले कार्बन आपका आता है एटॉमिक नंबर 6, फिर सोडियम आता है एटॉमिक नंबर 11, फिर मैग्नीशियम 12 और क्लोरीन 17। कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। जब आप लेफ्ट से राइट में होते हुए चले आएंगे, जो एलिमेंट सबसे राइट में होगा वही तो यहाँ पे सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा। देखिए सबसे कम ये, फिर उससे ज्यादा ये, फिर उससे ज्यादा ये और सबसे ज्यादा क्लोरीन वाला, तो यही तो आपका हो जाएगा। और Cl हमारा कौन सा वाला था, Cl2O7 यही था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना डिटेल में मैंने आपको इसलिए ये क्वेश्चन बताया है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। यहां पे आपको कुछ और ऑक्साइड लिखे हुए मिल सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एलिमेंट्स पे ध्यान देना है, ये ध्यान रखिएगा। एक सिंपल सा मेथड मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको यहां पे करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन यहां पे है कि गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है कैडमियम की, ऑप्शन बी सोने की, ऑप्शन सी कॉपर की और ऑप्शन डी जिंक की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जिंक की। जिंक आपको यहां पे जस्ता भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे ऑप्शन में आपको जस्ता भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो चाहे जस्ता लिखा हो चाहे जिंक लिखा हो, बात एक ही होती है। जिंक को ही जस्ता और जस्ता को ही जिंक हम बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे है कि शराब में मिला वह पदार्थ जो अंधापन करता है वह है। उस पदार्थ का नाम हमें बताना है कि शराब में मिला वह पदार्थ जो अंधापन करता है वह है। ऑप्शन ए दिया है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी बेंजिल अल्कोहल, ऑप्शन सी मैथिल अल्कोहल और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मैथिल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, शराब में मिला हुआ पदार्थ जो अंधापन करता है वह पदार्थ कौन सा होता है, वो होता है मैथिल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है मैथिल अल्कोहल का, CH3OH। फॉर्मूला क्यों बताया मैंने आपको, इससे पहले भी कई बार बताया है। देखिए ये जो ऑप्शंस आपके हैं ना, आपको फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखे हुए मिल सकते हैं, तो इसीलिए मैथिल अल्कोहल इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। मैथिल अल्कोहल की जगह आपको CH3OH भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसीलिए फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा मैथिल अल्कोहल, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये आपकी बुक का क्वेश्चन
नहीं है। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केवल और केवल बुक पढ़ के आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम केवल बुक से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अरिहंत की बुक से पढ़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि अरिहंत की बुक पूरी पढ़ ली तो हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपकी बुक से नहीं आएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया 100 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। 100 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, जो आपके सिलेबस में भी नहीं होते हैं। और इसके लिए आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का नहीं है, क्यों पूछा गया है। क्वेश्चन आएगा और आपको करना ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप छोड़ के आएंगे। तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन या फिर इससे ज्यादा कभी आ जाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चंस ये मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके बुक के बाहर से आते हैं या फिर इससे ज्यादा। और कभी कभी क्या हो जाता है, लगभग सभी क्वेश्चंस आपकी बुक के बाहर से पूछ लिए जाते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आपके बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं। अगर आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चन आपकी बुक के बाहर से आए हुए थे, लेकिन मैंने करवाया हुआ था तो स्टूडेंट्स ने बड़े आसानी से कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप कभी नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे इसका आंसर करेंगे। ये तो आपकी बुक में दिया ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो उसको सोडा वाटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो उसको सोडा वाटर कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि प्लास्टिक की बोतल या बाल्टी बनी होती है। जैसे प्लास्टिक की बोतल या फिर प्लास्टिक की बाल्टी, ये किससे बनी होती है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट की, ऑप्शन बी पॉलीवाइनिल क्लोराइड की, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है फेनोलिक अम्ल की। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, किस चैप्टर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, तो ये आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है औद्योगिक रसायन, यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसी चैप्टर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे अरिहंत की, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका उसी चैप्टर से रिलेटेड है तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएगा। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि औद्योगिक रसायन वाले चैप्टर से रिलेटेड ही आपका ये क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आप देखिए, इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा दे रहा हूं। ये सब क्वेश्चंस आपको कोई नहीं कराएगा, चाहे आप जहां पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। देखिए, आप चाहे जहां पढ़ते हो, अगर किसी ने ये क्वेश्चन कराया होगा तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके इसी वक्त बताइए कि हाँ, ये क्वेश्चन किसी ने कराया है। कोई नहीं करवाता है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों, यानी ए वाला भी और बी वाला भी। यानी प्लास्टिक की बोतल या बाल्टी बनी होती है पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट की और पॉलीवाइनिल क्लोराइड की, यानी दोनों की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखिए, ऑप्शन में आपको ऑप्शन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट ये लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में हम PET लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PET लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड को हम PVC लिखते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शंस आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। तो दोनों यहां पे हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता और आपने नहीं पढ़ा होता, तो आप यही कहते कि ये हमारा क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, ये हमारी बुक में दिया ही नहीं हुआ था। बल्कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही है, बस आपकी बुक में नहीं दिया है। तो अगर आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं दिया है तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखिएगा। और
और अगर किसी ने ये क्वेश्चन आपको कराया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग बहुत सी जगह पढ़ते हैं तो कमेंट करके जरा बताइएगा कि क्या किसी ने ये क्वेश्चन आपको कराया है। अगर कराया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपसे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में पूछा जाएगा तो समझ लीजिएगा वैद्युत वाले चैप्टर से आपका आया है, और अगर केमिस्ट्री में पूछा जाएगा तो समझ लीजिएगा वैद्युत रसायन से आया हुआ है। तो चाहे आप फिजिक्स में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ध्यान रखिएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी बुक में ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में केमिस्ट्री में एक चैप्टर है महत्वपूर्ण गैसें, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट गैसेस, उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। श्वेत मतलब सफेद, क्या हो जाएगा? श्वेत मतलब हमारा हो जाएगा सफेद। यानी ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि सफेद फास्फोरस रखा जाता है या फिर श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है पानी में, ऑप्शन बी अमोनिया में, ऑप्शन सी अल्कोहल में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता और ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाया रहता तो आप कैसे करते? आप ये कहते कि मेरी बुक का नहीं है या फिर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी बुक में, अरिहंत की बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में भी हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आपकी बुक के बाहर के क्वेश्चंस करवा देता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस करवा दूं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ हमारे बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस करवा दीजिए, ताकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है वो मैं आपको करवा दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी में। ध्यान रखिएगा, जो सफेद फास्फोरस होता है उसको पानी में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, देखिए जो सफेद फास्फोरस होता है वो काफी जहरीला होता है। सफेद फास्फोरस ये काफी जहरीला होता है और हवा के संपर्क में आते ही प्रज्वलित हो जाता है, अतः इसे पानी के अंदर रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो श्वेत फास्फोरस रखा जाता है पानी में। अच्छे से इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि ये काफी जहरीला होता है और हवा के यानी वायु के संपर्क में आते ही प्रज्वलित हो जाता है, अतः इसे पानी के अंदर ही रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बुक के बाहर के सभी क्वेश्चंस करवा दूं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, चाहे आप जहां पढ़ते हो। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए, सिर्फ बुक के आसान आसान क्वेश्चन पढ़ने से या फिर याद कर लेने से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है और यही बात मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी बताई हुई थी कि केवल बुक का पढ़ा हुआ आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी बुक के बाहर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लास्ट ईयर कई क्वेश्चंस आए थे और जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे लगभग सभी वही क्वेश्चंस आए थे, बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आया हुआ था। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस बार पूरे चांसेस बनते हैं कि आपकी बुक के बाहर से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन इस बार होने वाला है, तो आपकी बुक के बाहर से क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है।
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये आपके किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है आपका रसायन की भाषा, यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन रिलेटेड है। लेकिन पूरी बुक चेक कर लीजिएगा अरिहंत की पूरी बुक चेक कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिलेबस में आपके है और आपके एग्जाम में भी आएगा। तो कैसे आप करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बर्जीलियस ने, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे कार्बन है, ठीक है, CARBON, कार्बन की स्पेलिंग होती है। अब देखिए, कार्बन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पूरा नाम लिखते हैं? नहीं लिखते हैं ना, शॉर्ट में हम कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ऑक्सीजन आपका होता है, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम होता है, हीलियम को हम HE से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में ना। तो यही यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। अब जैसे हीलियम है, हीलियम पूरा तो आप लिखते नहीं है, स्टार्टिंग के दो वर्ड हम यहाँ पे HE को ले लेते हैं, यही हमारा प्रतीक हो जाता है। अगर हीलियम पूछा जाए, हीलियम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रतीक क्या होता है? HE, यही तो बोलेंगे। कार्बन को C से, यही तो बोलेंगे। ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका सोडियम होता है Na से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है। क्या होता है? नेट्रियम। तो नेट्रियम का स्टार्टिंग का दो वर्ड ले लिया जाता है Na, इसीलिए Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था। तो ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव था बर्जीलियस का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हम पूरा फ्लोरीन तो लिखते नहीं है, केवल F से रिप्रेजेंट कर देते हैं शॉर्ट में। तो यही इसी टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सिलेबस में भी है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा समूह आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है? इस टाइप का आज हमारा ये 8वां या 9वां क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको कई बार कराया, टेस्ट में पूछा। ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाता, चाहे जहां भी पढ़ते हो, चाहे आपने किसी से पेड क्लास ली हो, चाहे जहां भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चीजें मैं आपको एकदम फ्री में पढ़ा देता हूं ना, वो कोई आपको पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है कि पेड क्लास के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ा कीजिए। पेड क्लास से कुछ नहीं होने वाला, जो होगा आपकी मेहनत से होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और फालतू की चीजों के चक्कर में पढ़ेंगे कि मैं पेड क्लास ले लूंगा, मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, यहां पढ़ लूंगा, वहां पढ़ लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो आप फ्री में पढ़ के अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 10th लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर आता है ग्रुप ए का, कुछ क्वेश्चंस आपके 12th लेवल के भी होते हैं, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस भी होते हैं। तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे, दिमाग लगा के अच्छे से, कंडीशंस का अच्छे से यूज करेंगे, तो बड़े आसानी से आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और फालतू के चक्कर में पड़े रहेंगे कि यहां पढ़ लूं, यहां पेड क्लास ले लूं, ये सब कर लूं, तो कुछ नहीं होने वाला। लास्ट ईयर में आपको बता दूं 2020 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, देखिए वो क्या करते थे, वो बार बार कमेंट करके आके ये पूछते थे कि सर ये चैप्टर अभी आपने नहीं पढ़ाया, हमने ये नहीं पढ़ा है। जो चीजें पढ़ी रहती थी उस पर उनका फोकस बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है, इधर उधर बस
बात किया करते थे, पेड क्लास की बातें किया करते थे कि ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो सब स्टूडेंट्स अभी भी परेशान हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए आप खुद से पढ़िए, आप फ्री में पढ़ के अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो अपने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है और आगे आप खुद ही समझदार हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकॉन यानी SI। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, ठीक है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा समूह आवर्त सारणी में समान आवर्त में यानी सेम पीरियड में उपस्थित है। तो देखिए आप पेरियोडिक टेबल चेक कीजिएगा, पेरियोडिक टेबल चेक कीजिएगा, आवर्त चेक करते हुए ऐसे आइएगा तो आपको एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन मिलेगा और एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन मिलेगा। और ये जो दोनों आपके एलिमेंट्स हैं ये एक ही आवर्त में यानी सेम पीरियड में उपस्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है आप चेक करेंगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए ये भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन है लेकिन आपकी बुक में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बुक का क्वेश्चन नहीं है या फिर मेरे सिलेबस में नहीं है तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा बहाना नहीं मार सकते क्योंकि मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया है। आप कहीं भी पढ़ते हो आपको ये क्वेश्चन किसी ने भी नहीं कराया होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या करते हैं, जो बुक में दिया होता है वही क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ के आपका कुछ नहीं होने वाला, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जितने क्वेश्चन अलग से करवा रहा हूँ वो भी आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे आधारित है। क्वेश्चन यहाँ पे है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। आपको बताना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। ये क्षारीय मृदा तत्व हैं, ये अक्रिय तत्व हैं, ये ऑक्साइड नहीं बनाते या फिर इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बता पाता है। देखिए सिंपल सा है और कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप देखिए 1 घंटे तक बैठ जाएगी ये क्वेश्चन लेकर, आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर पाएंगे। ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट पे आधारित है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। एग्जामिनर भी काफी सोच समझ के पेपर सेट करता है, ऐसे नहीं कि आपको एकदम आसान क्वेश्चन दे दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके इजी रहते हैं, क्वेश्चन इजी ही रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पे आधारित रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, दिन भर यहाँ पढ़ेंगे, दूसरी जगह पढ़ेंगे, तीसरी जगह पढ़ेंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करते और क्वेश्चंस को सिर्फ रटते हैं। क्वेश्चन नोट किया, रट लिया, याद कर लिया और पता लगा एंट्रेंस एग्जाम में उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया, तो जितने रटने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन सबकी हालत खराब जाती है, क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन को रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको सिर्फ याद ही करना पड़ता है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन आपको याद करना, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, जैसे ये वाला आपका रहा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट आंसर होगा इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। चेक कर लीजिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का आपका 19 होता है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, सबके बाह्यतम कोश में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यही आपकी समानता हो जाएगी। इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि समझ में ही नहीं आया। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना नहीं आता होगा। मैंने कई बार बताया कि मैंने पढ़ा दिया, आपको पढ़ लेना है बस। ध्यान रखिएगा, जो चीजें मैं पढ़ाता हूं उस पर आप लोगों का फोकस कम होता है और जो चीजें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं दिन भर वही बोलते रहते हैं कि सर ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। और जो पढ़ा है उसको नहीं बोलेंगे कि हाँ ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। पहले जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो बची हुई चीजें हैं वो तो मैं आपको करवा ही दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपका लिथियम, लिथियम का Li से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1s2 और 2s1, ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए पहले में
पहले में आपके देखिए पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं तो ये 2 लिखूंगा, और दूसरे में 2s1 यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। बाह्यतम कोश में देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 है ना, तो देखिए लिथियम में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई ना, लिथियम मैंने आपको बता दिया। अब सोडियम का हम करेंगे, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, फिर इसके बाद आपका यहां पे आएगा 2p6, फिर लास्ट में आपका आएगा 3s1, ये आपका आया हुआ है। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 2p6 यानी 2 और 6 8, ठीक है, और तीसरे में अकेला केवल 1 इलेक्ट्रॉन 3s1 है ना, ये 1 है ना, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो 2 8 1। बाह्यतम कोश में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 ही तो आ रहा है, तो सोडियम में भी आपका 1 हो गया। अब बचा आपका यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, फिर उसके बाद आपका आएगा 3s2, 3p6, फिर लास्ट में आपका आएगा 4s1। आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, देखिए पहले में 2, देखिए यहाँ पे ये 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 1 19, 19 ही तो हुआ ना, सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने किया। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 2p6 यानी 2 और 6 8, तीसरे में देखिए 3s2 3p6 2 और 6 8, और फिर लास्ट में देखिए चौथे में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बाह्यतम कोश में पोटेशियम के कितने इलेक्ट्रॉन, 1 ही तो हुए, तो यही तो मैंने आपको बताया था, लिथियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 1 और पोटेशियम के भी 1 आएगा। तो करेक्ट आंसर यानी इनके, यानी लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यही यहाँ पे लिथियम सोडियम और पोटेशियम में समानता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप यही बहाना मारेंगे कि मैंने अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ा था, हमारी बुक से क्वेश्चन आया नहीं इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये बहाना बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन अलग से करवा दे रहा हूं, इसीलिए करवा दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा। आप चाहे जहां पढ़ते हो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या किसी ने आपको ये क्वेश्चन कराया है। अगर कराया है तो बताइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, तो जरा बताइएगा कमेंट करके एक बार। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। Au मतलब सोना, Ag मतलब चांदी यानी सिल्वर, Cu मतलब कॉपर और Fe मतलब आयरन में सबसे अधिक तन्य धातु है, ये आपको बताना है। यानी ये जो आपकी यहाँ पे 4 धातुएं दी गई हैं, इन चारों में से किसमें तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपके रहेंगे Au, Ag, Cu, Fe। इन चारों में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था मेटलर्जी यानी धातु कर्म वाला। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। अब आप मेटलर्जी वाला पूरा चैप्टर चेक कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिलेबस में आपके मेटलर्जी वाला चैप्टर भी है और ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि उसी क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है उसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द सिलेबस है या फिर आपकी बुक में नहीं है, ये बहाना नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। इन चारों धातुओं में जो सबसे अधिक तन्य धातु आपकी होगी वो हो जाएगी Au। Au मतलब सोना, ध्यान रखिएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये तन्यता यानी तन्य, इसका मतलब क्या होता है, तन्यता क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, धातुओं से महीन तार खींचे जाने के गुण को तन्यता कहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि धातुओं से महीन तार खींचे जाने के गुण को तन्यता कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इन चारों में जो सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है वो पाया जाता है Au में यानी सोने में। अगर इसके बाद आपसे पूछ दिया जाए कि इसके बाद कौन सी धातु आएगी जिसमें तन्यता का गुण होता है अधिक, तो आप क्या बोलेंगे। Au के बाद होता है Ag, ठीक है, Ag।
ये सेकेंड नंबर पे आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो AG ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद आपका CU हो जाएगा और सबसे कम आपका यहाँ पे हो जाएगा FE। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में जो सोना है AU, इसमें तन्यता का गुण सबसे अधिक है। फिर AU के बाद AG यानी सिल्वर में यानी चांदी में, इसके बाद इसमें है, फिर इसके बाद CU यानी कॉपर में, और यहाँ पे सबसे कम आयरन यानी Fe यानी लोहे में है। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। तो मैंने आपको क्रम भी बता दिया। आपको देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है कि सही क्रम क्या होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा AU में, फिर AG में, फिर CU में, और फिर यहाँ पे सबसे कम आपका FE में हो जाएगा। सबसे ज्यादा इसमें, फिर इससे कम AG में, फिर इससे कम CU में, फिर सबसे कम FE में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बुक के बाहर के क्वेश्चन भी करवाऊं अलग से, तो कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपको अलग से ये सभी क्वेश्चन करवा दूं। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।